राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की महाअष्टमी पर दिल्ली वासियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल आज रविवार से रिंग रोड स्थित सराय काले खां टी जंक्शन अब सिग्नल फ्री होगा। आज से सराय काले खां पर नया 3 लेन का फ्लाईओवर शुरू हो गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के आदिवासी संगठनों को 27 मार्च के विवादास्पद आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी है, जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी दर्जे पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था। मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में कुशियारा जंगल के पास श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे 2 यात्रियों की मौत हो गई और अन्य 15 घायल हो गए। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की स्थिति लगातार चल रही है। इस युद्ध के बीच दुनिया भर के कई देशों ने गाजा के लोगों के लिए मदद सामग्री भेजी है। इसी कड़ी में भारत ने भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद भेजी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के नेताओं और एजेंसियों ने मिस्र से राफा सीमा पार कर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का स्वागत किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा बदलने व गति कम होने के साथ वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सुबह संतों से मुलाकात की और रामनगरी की सिद्ध पीठ छोटी देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम रायगंज स्थित जैन मंदिर भी गए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी पार्टियों ने वोट बैंक रिझाने के लिए लोगों को चुनावी वादे भी किए हैं। इसी बीच बीआरएस एमएलसी के कविता ने विश्वास जताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 95 से 100 सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने उनके काम की तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराकर 83 कांग्रेस उम्मीदवारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चयन के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 33 उम्मीदवारों को पहली सूची में जारी कर दिया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम भी शामिल हैं। हिमाचल के धर्मशाला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हिमाचल और देश के अन्य हिस्सों में घर घर में तिरंगा लहराया गया है। वहीं अमृत कलश यात्रा के माध्यम से शहीदों के गांव से केवल मात्र मिट्टी ही नहीं ली जा रही, बल्कि उनकी भावनाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को एकत्र कर इंडिया गेट पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा देश के विकास के लिए किए गए कार्यों की भी चर्चा की। If I have to say it in this way, that from science and technology to sports and from startups to space, India has done extremely well in all these areas. India is looking like a leadership. और कैसे दिखता है आपको? मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोविड वैक्सीन से लेकर अन्य ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग हमने जो काम किए हैं, वो आज देश उसका उदाहरण दे रहा है। तो दूसरी ओर स्पेस सेक्टर में जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन को सफल करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने का काम शिव शक्ति पॉइंट पर किया है। तो दुनिया के एक ही देश ने, भारत ने किया है मेरे भाइयों। गगनयान बहुत सफल हमारा प्रयोग हुआ। भविष्य में यहां से अंतरिक्ष में चंद्रमा पे ले जाने के लिए, ह्यूमन को भी ले जाने के लिए, यही हुआ कि नहीं कुछ और है? यही है। तो उसके लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। आदित्य L1 सोलर यानी कि सूर्य के कक्ष में भी जाकर हम लोग काम कर सके, तो उस तरह से आदित्य L1 सोलर का भी सफल प्रयोग अब तक हुआ है।
स्टार्टअप्स में दुनिया में पहली 3 स्टार्टअप्स में भारत के युवाओं ने देश को लाकर खड़ा कर दिया। भारत कहीं नहीं था 9 साल पहले, आज दुनिया के पहले 3 देशों में। मेरे युवा साथियों, अगर कुशल नेतृत्व हो, ईमानदारी हो, तो बदलाव लाने में ज्यादा समय नहीं लगता। नेता हमारे पास है। आप जैसे युवा अगर ताकत के साथ साथ में जुड़ जाएंगे तो हमारा देश, जो आज से 9 साल पहले दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम 5वें में रुकने वाले नहीं हैं। अगले 3 सालों में सूद साहब, हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उदाहरण देके कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने कभी इंसास राइफल पकड़ी होगी, कभी कुछ और टैंक चलाया होगा। आज ये हिंदुस्तान के अंदर ही बुलेट प्रूफ जैकेट हो, इंसास राइफल हो, AK-47, AK-56 हो, तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट हम अपने बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर अपने बना रहे हैं, और राफेल जैसे विमान हम विदेश से लाए, अब अपने भी बनाने शुरू करने वाले हैं। एयरबस से बोइंग जैसे बड़े बड़े दुनिया के एयरक्राफ्ट आज हिंदुस्तान में बनने जा रहे हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करके नजर आ रहा है। 1 लाख करोड़ का हमने मैन्युफैक्चरिंग इस साल हिंदुस्तान के अंदर कर ली। हम दुनिया का सबसे बड़े आयात करने वाले थे रक्षा उत्पादकों को, आज दुनिया में सबसे बड़े निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये बढ़ते भारत के कदम है मेरे भाइयों बहनों। भारतीय जनता पार्टी जिसके दिलो दिमाग पर सेना के जवानों के बारे में कितना सम्मान है, और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि भाई और बहनों, अगर हम अपने आसपास, अगर हम अमृत कलश यात्राएं लेकर चले होंगे, तो आपने गांव में एक वातावरण देखा होगा कि ये केवल थोड़ी सी मिट्टी डालने वाला कार्यक्रम नहीं था। लोगों की भावनाएं इससे कैसे जुड़ी थी। शायद आप में से न जाने कितने लोग समझा पाए ना समझा पाए, लेकिन इस मन से मैं समझाना चाहता हूं, ये मिट्टी क्यों इकट्ठी की जा रही है, ये अमृत कलश यात्राएं क्यों निकाली जा रही हैं, ताकि देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से ये ब्लॉक स्तर पे जैसा एक कार्यक्रम हुआ, यहां सबकी मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। फिर एक ब्लॉक लेवल का कलश बनेगा जिसमें मिट्टी को इकट्ठी करके लेकर जाएंगे, और देश की राजधानी दिल्ली में यहां पर भी 75 पेड़ लगेंगे। अमृत वाटिका ब्लॉक में भी बनेगी, जो मिट्टी यहां पे बचेगी, और जो दिल्ली जाएगी वो इंडिया गेट पे, जहां पर आज तक कुछ और नहीं बना, वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत वाटिका भी बनेगी, और अमृत काल का ये स्मारक भी वहां पर बनेगा, ये ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे, और आप सबके घरों से गई हुई मिट्टी को वहां पर अमृत उद्यान लगाने के लिए वहां पर काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बृहद रोजगार मेला के अंतर्गत लाभार्थियों को 500 करोड़ का ऋण वितरण एवं श्रम एवं सेवा योजन विभाग, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सेवा योजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बृहद रोजगार मेला और जरूरतमंद युवाओं को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में यूपी बड़ौदा बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए प्रदेश शासन के अधिकारीगण, बैंकर्स और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की स्थिति में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर हाथ को काम मिले, हर खाद खेत को पानी मिले, यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये नारा दिया था, तब लोगों को लगता था कि क्या ये संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से
हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत की युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा। डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है। 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा, इसके लिए हमें चाहिए 1 करोड़ 10 लाख युवा, जिन्हें अपने ही गांव, अपने ही घर के पास नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। ये 1 करोड़ 10 लाख युवा अगर उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित हो जाए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उन्हें प्रशिक्षित कर लेंगे, तो कहीं से बाहर से किसी व्यक्ति को आने की नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का युवा स्वयं उसमें रोजगार और नौकरी स्वयं प्राप्त कर लेगा। जिसके पास परिश्रम करने का जज्बा हो, सामर्थ्य हो, रास्ता एक बार चुन लीजिए, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए खूब तन्मयता के साथ। आपके लिए नौकरी और रोजगार की कमी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं। आज महाअष्टमी की तिथि है, शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि। इस तिथि पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कल महानवमी है, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली माँ दुर्गा की अनुष्ठान की तिथि और परसों विजयादशमी। ये तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तीनों तिथियों के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जगत जननी माँ भगवती और प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को खेल किट, ट्रैक सूट वितरण कर उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामना दी। सीएम धामी ने प्रतिभावान खिलाड़ियों से उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में कुशल प्रतिभा और शिक्षण के दम पर खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन देंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ पीएम मोदी 28 अक्टूबर को करेंगे। राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने के लिए जाने वाले दल के आज फ्लैग ऑफ के अवसर पर सभी हमारे आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कोच, शिक्षक, प्रशिक्षक और जिनके निमित्त आज ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए आप सब लोग गोवा जा रहे हैं। आप सभी हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और हम सबको आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा प्रदर्शन के अलावा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जो पिछला हमारा प्रदर्शन है उस प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए, उससे सबक लेते हुए निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से
हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से, बाबा जागेश्वर से, भगवान आदि कैलाश से आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों में आप सभी अपनी कुशल प्रतिभा के दम पर अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता और जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि आप लोग अपना बेस्ट देने का काम करेंगे और देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अक्टूबर को किया जाएगा और हम सब जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से खेलों का, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हुआ है, उनका उत्साहवर्धन हुआ है और किस प्रकार से वो स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर, और प्रधानमंत्री जी ने ये परिपाटी देश के अंदर शुरू करी है कि जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो भी उनका समारोह होता है, जब खेल कर आते हैं तब भी समारोह होता है, जीत जाते हैं तो समारोह होता ही होता है, अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो भी समारोह होता है, तो भी उनसे बात करते हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे ओर से राष्ट्रीय खेलों में इस बार गोवा में आयोजित होने वाले इस पूरे खेल में, इस राष्ट्रीय खेल में 240 सदस्यीय टीम हमारे यहाँ से जा रही है, जिसमें 177 हमारे जो है खिलाड़ियों के साथ 63 टीम ऑफिशियल्स हैं और यह टीम 25 खेलों में जो है प्रतिभाग करेंगी। मुझे बताया गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के 128 खिलाड़ियों द्वारा 17 खेल विधाओं में प्रतिभाग किया गया था, जो पहले वाला था। तो इस बार हम आगे बढ़े हैं। ऊर्जा शरीर में कितनी भी क्यों ना हो, जब तक मन में उत्साह नहीं होगा, मन में उमंग नहीं होगी, तो ऊर्जा जो है सही प्रकार से काम नहीं करेगी। इसलिए ऊर्जा से पहले उत्साह लाना और उमंग लाना, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारा क्रम बनाया है, पिछली बार हमारी 17 खेल विधाओं में हमने भाग लिया, इस बार हम 25 खेल विधाओं में भाग ले रहे हैं, यानी कि 8 खेल विधाएं हमारी बढ़ गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये उत्तरोत्तर हमारे विकास का और हमने जो प्रगति की है उसका एक वानगी है। और इस बार की जो खेल विधाओं एवं खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर खेल संस्कृति उसका निरंतर रूप से विकास हो रहा है और ये हमारी प्राथमिकता में है। आप सभी युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा को देखकर मुझे यहाँ पर लग रहा है और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार एशियन गेम्स में प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उसी प्रकार के राष्ट्रीय खेलों में आप अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक पदक प्राप्त करके, अच्छे से अच्छा खेल करके और एक इतिहास बनाने का काम करेंगे और राज्य को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बीकानेर स्वीट्स रमेश नगर की ओर से हार्दिक बधाई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नवरात्रि के पावन पर्व की महाअष्टमी पर दिल्ली वासियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सौगात दी है। आज से रिंग रोड स्थित सराय काले खां टी जंक्शन अब सिग्नल फ्री रहेगा। आज से सराय काले खां पर नया 3 लेन का फ्लाईओवर शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से कई लोगों को लाभ मिलेगा। इससे टी जंक्शन पर ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। यह 620 मीटर लंबा फ्लाईओवर है। इस प्रोजेक्ट के लिए 66 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन 50 करोड़ रुपए में ही काम पूरा कर लिया गया है। सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन एजेंसीज ने ये फ्लाईओवर बनाया, मजदूरों को, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ ये फ्लाईओवर बनाने के लिए। इससे ये जो टी जंक्शन पे रोज बहुत बड़ा जाम लगता था, उसकी वजह से लोगों को लेट होता था, तकलीफ होती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। ये 620 मीटर का फ्लाईओवर है। 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इसके लिए
और जैसा कि हमेशा दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है हर काम में हम पैसे बचाते हैं, उसी तरह से इसमें भी 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया ये काम। तो ये आईटीओ से आश्रम की तरफ जो लोग आया करते थे उनको सहूलियत मिलेगी। ये पूरा एरिया जो है, खासकर जो आश्रम फ्लाईओवर जो था, जब से वो डीएनडी एक्सटेंशन बना है या आश्रम एक्सटेंशन कह लीजिए, पहले आश्रम में इतनी लंबी लंबी जाम, आधा घंटे के जाम लगा करते थे। तो आश्रम अंडरपास बन गया और वो आश्रम का एक्सटेंशन बन गया, डीएनडी एक्सटेंशन उसके बनने से और अब इस फ्लाईओवर के बनने से मैं समझता हूँ कि अब 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। पूरा का पूरा कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सर्राटे से आप जा सकते हैं। अभी आतिशी जी जैसे कह रही थी कि केवल आईटीओ से नहीं, चंदगी राम से आगे आप मूलचंद जाओ, वहां भी कोई रेड लाइट नहीं है, आगे आप धोला कुआं जाओ, वहां पे भी कोई रेड लाइट नहीं है। पूरी रिंग रोड के ऊपर दिल्ली में अब कोई रेड लाइट नहीं है, सारी रिंग रोड बिना रेड लाइट के हो गई है। और अगला कदम जो हम उठा रहे हैं कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जाम होता है, उनको स्टडी करके, एक एक पॉइंट को स्टडी करके वहां पे कहीं यू टर्न बनाने की जरूरत है, कहीं फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, कहीं कुछ करने की जरूरत है, उसका एक पूरा स्टडी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कहीं भी जाम ना लगे और बिना जाम के हमारी दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जा सके। आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1947 से लेके आज तक 75 साल में दिल्ली में 102 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं और उनमें से पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में 102 में से 30 फ्लाईओवर और अंडरपास आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं। तो जितना काम 75 साल में जितना काम हुआ उसका 30% काम मात्र 8 साल के अंदर हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले 8 साल में कितनी तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, कितनी तेजी से अपने दिल्ली को कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। और जो अब आने वाले समय के अंदर लगभग 25 फ्लाईओवर और तैयार किए जा रहे हैं। 25 फ्लाईओवर और 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 16 ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ली जा रही है, अप्रूवल की स्टेज पे। तो 25 अगले कुछ सालों में 25 और बन जाएंगे, तो 125 के करीब फ्लाईओवर हो जाएंगे, जिसमें से 50% फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी की कुछ सालों की सरकार के अंदर और बाकी 50% पुरानी सारी सरकारें मिला के जितना काम उन्होंने 70 साल में किया उतना काम हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर हम करके दिखा देंगे। अपने को काम करना है, काम से मतलब है अपने को किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, सारी अड़चनें पूरी करके हम काम करेंगे। आप लोगों को बस ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई काम नहीं रुकेगा, चाहे जो मर्जी अड़चनें आए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ सालों में जो सराय काले खान से लेके आश्रम का जो इलाका है उसको बिल्कुल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसको बदल दिया है। हम सब लोग जो दिल्ली के निवासी हैं, मुझे तो 20 साल से याद है कि आश्रम के इलाके में जाने का मतलब होता था घंटों घंटों के जाम में फंस जाना। आश्रम का इलाका, सराय काले खान का इलाका, हम सब कभी भी जब इस इलाके में आ रहे होते थे तो सोचते थे कि कोई एक सड़क इधर से ले लें, दूसरी सड़क उधर से ले लें, क्योंकि अगर सराय काले खान और आश्रम के इलाके में आएंगे तो पक्का 100% जाम में फंसना तय होता था। लेकिन पिछले 5 सालों में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस इलाके का काया पलट कर दिया है। चाहे डीएनडी का एक्सटेंशन हो आश्रम पर, जो अब आश्रम से लेके सारा ट्रैफिक डायरेक्टली डीएनडी पर चला जाता है, चाहे आश्रम का इतना शानदार अंडरपास हो, और आज ये 3 लेन का फ्लाईओवर जो सराय काले खान पे हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस सराय काले खान से लेके आश्रम के पूरे इलाके को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाम मुक्त किया है। और मैं दिल्ली और इस आसपास के इलाके के लोगों की तरफ से सर आपका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मेरी भी अपनी विधानसभा इसी से इलाके से एकदम जुड़ी हुई है, और मेरे इलाके के भी सारे लोग जब आवागमन करते हैं तो पहले आश्रम में और सराय काले खान में ट्रैफिक में फंसते थे।
ना सिर्फ सराय काले खान को और आश्रम के इलाके को जाम मुक्त बनाया है, बल्कि आज सराय काले खान के फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद ISBT से भी पहले एक चंदगी राम अखाड़ा आता है। चंदगी राम अखाड़े से आश्रम चौक तक एक भी लाल बत्ती अब रिंग रोड पे नहीं बची है। सिग्नल फ्री रिंग रोड के 16 किलोमीटर के स्ट्रेच को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जनता की सेवा भगवान की पूजा के समान है। वहीं सीएम शिवराज ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास की कई योजनाएं बनाई। देवनगर और आसपास के बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार मान के सरकार चले। 7 साल कांग्रेस आ गई थी, एक एक योजना अपनी बंद कर रही, लेकिन आज देखो मेरी लाडली बहनें भी गई। मैंने अपने गांव की बचपन में बेटा बेटी को भेज दिया और तब हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना और हमने संकल्प लिया था माँ की कृपा से मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लाडली लक्ष्मी की बेटी। आज तक वो लाडली लक्ष्मियां अभी जिनको मैंने गोद में खिला के, कोई 6 महीना की, कोई 8 महीना की, कोई 2 महीना की रहती, उनके हाथ में बचत पत्र दिए थे। आज मेरी को बेटियां कॉलेज में पढ़ने लगी है, बड़ी हो गई। और हम जानते हैं लाडली लक्ष्मी ने धारणा बदल दी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12500, कॉलेज पास करे तो 12500 और बड़ी हो जाए तो 21 साल की तो 1 लाख लखपति बनाया है। महिला सशक्तिकरण। तुम्हें एक बात और पता नहीं होगी, मैंने पुलिस में 30% बेटियों की भर्ती चालू कर दी। आप बताओ, कोई बहन थाने में रिपोर्ट दिखाने जाए और वहां आदमी बैठे हो पुलिस वाले, तो नहीं से रिपोर्ट लिखा सकती है? जब मैंने ये हालत देखी तो मैंने सोचा कि नहीं, थाने में भी बेटियां होनी चाहिए। लोगों ने बोल क्यों कर रहे हो, ये लड़कियां क्या करेगी पुलिस में? इनका बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा देगा। 30% से ज्यादा बेटियां आज देखो पुलिस वाली हमारी बेटियां खड़ी हो। ये मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कानून बनाया, एक नहीं ऐसे अनेकों का। मैंने ये तकलीफ देखी मेरी बहनों। बताओ तो तुम्हारा छोटा बेटा बेटी आके तुम्हारी गोद पे बैठ जाए और जब माँ मुझे आइसक्रीम दिलाओ, माँ मुझे कपड़ा दिलाओ, माँ मुझे खिलौने दिलाओ, माँ मुझे किताब दिलाओ, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी को कुछ दिला दे? और तब मैंने तय किया मेरी बहनों कि लाडली बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाल दूंगा। 1000 से शुरुआत करूंगा। अगर बहन के खाते में आए तो मेरा विश्वास है कि उसकी तकलीफें दूर हो जाएगी और जरूरी सब काम वो कर पाएंगी, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं? और इससे अपनी सरकार परिवार की सरकार, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, काम गिराम का विकास के तो बहुत देर लग जाएगी। आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, देवनगर वालों, देवनगर से हमेशा प्यार और आशीर्वाद, हमेशा आपका नाम और प्यार दिया। अपना देवनगर अब गाँव नगर बन गया, नगर बन गया तो तहसील से तहसील भी बनेगा ये देवनगर, पंचायत से नगर पंचायत भी बनेगा देवनगर, और डिग्री कॉलेज की पूरी फाइल प्रक्रिया में कॉलेज भी खुलेगा देवनगर में। इस इलाके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको आशीर्वाद देते जाओ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।